जैसे कोई हमारे देश में ना रहता हो, पहली बार आया हो और आरएसएस के बारे में सुने और आपसे अगर ये पूछे कि हमें बताइए कि ये संस्था है क्या, क्या करती है, तो आप क्या कहेंगे आरएसएस के बारे में? कैसे उसे समझाएंगे कि आरएसएस क्या है? देखिए, 2 वाक्य में तो यूँ तरह से समझाएँगे बहुत ही संक्षेप में कि ये संगठन को मूलतः हिंदू समाज और हिंदू कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ और उनको थोड़ा-सा और मजबूत और सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए बनाई गई थी। वो ये मानते थे कि इसके जो संस्थापक थे, वो ये मानते थे कि हिंदू जो हैं, बाकी संप्रदायों की तुलना में थोड़े दबे रहते हैं, तो उनको थोड़ा दबंग बनाना उनका मेन पर्पस था। और इसीलिए उन्होंने पहले 2 दशकों में सत्ता से कोई लड़ाई नहीं की, उसके गलत साइड पे जाके कभी नहीं खड़े हुए। एंटी कॉलोनियल एजिटेशन चल रहा था उसी समय जब ये बनी थी 1925 में। कांग्रेस की काफ़ी जोर पकड़ चुका था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला वो एजिटेशन था जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कई सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया था। और उस दौर में ये बनती है और ये तय करती है कि उनका प्राइमरी टारगेट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म नहीं है, लेकिन उनका जो प्राइमरी एफर्ट है वो ये है कि हम हिंदू समाज को कैसे एकत्रित करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम उनको उनकी डिग्निटी वापस दिला सकें। ये उनका इतिहास के बारे में सोच था। तो इस तरह से मैं समझाऊंगा। मैं सर कुछ किताबें पढ़ रहा था, इनफैक्ट एक किताब में सावरकर पर पढ़ रहा था। उसमें मैंने पाया कि आरएसएस जैसे कुछ और संगठन भी तब महाराष्ट्र में पनप रहे थे और लगभग जैसे आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये कोई यूनिक आइडिया नहीं था, और जगह भी होते थे, उसने वहाँ से लिया है। मैं चाहूँगा थोड़ा आरएसएस पे आने से पहले आप ये बताएं उस वक्त का महाराष्ट्र कौन से संगठन क्या हो रहा था? आपने मतलब बहुत सही मुद्दा उठाया है। अक्सर ये माना जाता है कि 1925 और उसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, लेकिन मेरी एक जो धारणा है, मैं मानता हूँ कि आरएसएस का जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो उसके पहले के 3, 3.5 या 4 दशक पुराना जो इतिहास है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो 1857 की जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक तरह से पहली आज़ादी की लड़ाई मानी जाती है, उसमें हमारा कॉम्पोजिट कल्चर, कॉम्पोजिटनेस समाज का वो इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दिल्ली के बादशाह के अंडर एकत्रित हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन अपने पावर को कब्जे में ले लेती है, मतलब भारत को अपने रूल में ले लेती है, और कई सारे कानून में फेरबदल होते हैं। और वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसके बारे में हम आप मतलब स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हमको 1857 के बाद 1860 से दिखने लगता है, और वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश शुरू कर देते हैं जी। उसके चलते क्या होता है कि दोनों ट्रैजेक्टरी हमको देखने को मिलती है 1860 के दशक से लेके 1920-25 तक, जब ये फुल्ली आर्टिकुलेट होता है। एक तरफ मुस्लिम की तरफ से भी मतलब इश्यूज बन रही हैं कि उनको थोड़ी दूरी, अपना एक अलग अपनी आइडेंटिटी की पहचान को बढ़ाने के लिए, और यही चीज़ हमको हिंदुओं में भी देखने को मिलती है। हिंदू में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, हिंदुओं में देखने की जो पहला जो मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र और बंगाल में। ये दोनों वो प्रोविंसेस हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिला था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का, और जो कहते हैं कि रेनेसां, वो भी दोनों रीजन्स में ही हुआ था। तो महाराष्ट्र में 1890 के दशक में हमको ये दिखता है कि गणेश पूजा घर से निकलकर पब्लिक बन जाता है, वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल हो जाता है, पार्टिसिपेटिव रिलीजन हमको देखने को मिलता है। वही चीज़ हमको बंगाल में देखने को मिलती है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा तब तक जो है लोगों के घरों में होती थी,
जिसको लोग बोलते हैं बंगाल में, बंगाली शब्दों में बारोवारी पूजो, मतलब बारोवारी मतलब हमारे घर के, हमारे विद इन द कम्युनिटी की का पूजा, और वो बाहर निकल कर सर्वजनीन हो गया, मतलब पब्लिक वो हो गया। अब आप देखेंगे कि कहते हैं मजाक में कि जहाँ पे भी 5 बंगाली हों वहाँ दुर्गा पूजा तो मिलेगा ही मिलेगा। सेम चीज गणेश पूजा के बारे में बोला जाता है। अब तो पिछले 3 दशकों में जैसे जैसे हिंदुत्व का प्रचार हुआ है, तो अब तो ऐसे जगहों में भी आपको गणेश उत्सव देखने को मिलता है जहां आपने कभी गणेश के पब्लिक स्पेक्टिकल होने का कभी देखा नहीं। सही है सर। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो मैं राजमोहन गांधी की किताब पंजाब कभी पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें पाया कि 1857 के बाद और ख़ासकर रणजीत सिंह के शासन खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से समाज में एक दूरी पैदा होनी शुरू हो गई कि सिखों को ये महसूस हुआ कि हमारा साम्राज्य समाप्त अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने किया, और अब इनकी रक्षा में या इनकी सेवा में मुसलमान भी हैं। और मुसलमानों ने भी इसलिए किया क्योंकि उनके दिमाग में था कि रणजीत सिंह के आने के बाद हमारा साम्राज्य खत्म हुआ था, तो अब हम अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे। मगर जब मैं पंजाब की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पर आर्य समाज तो ज़रूर दिखता है, बिल्कुल। हिंदू महासभा बहुत ज़ोर शोर से नहीं दिखती है, जबकि वहाँ लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता हैं। पर वहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन भी बड़ा है, वहाँ पे भगत सिंह और इन लोगों की कोशिशें काफ़ी हुई हैं। पर जब मैं इधर महाराष्ट्र में देखता हूँ या बंगाल तो बाद में देखता हूँ, उतना देखा भी नहीं मैंने, महाराष्ट्र थोड़ा ज़्यादा पढ़ा इस मामले में, मुझे यहाँ पर हिंदू संगठन ज़्यादा ज़ोर शोर से गतिविधियाँ करते दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो पंजाब या बाकी देश में कम है, यूपी में भी कम है, यहाँ ज़्यादा है? देखिए, जो ऐतिहासिक जो डाइवर्जेंसेस थे हिंदू और मुसलमानों में, वो हमको ख़ास तौर से 20वीं शताब्दी के अर्ली जो दशक हैं उसमें हमको इन इलाकों में देखने को मिलता है। और जब जैसे जैसे 2 नेशन थियोरी का प्रोपगेशन शुरू होता है, सिर्फ मुस्लिम लीग द्वारा नहीं, मतलब 2 नेशन थियोरी के प्रोपोनेंट में मैं सावरकर को भी मानता हूँ, क्योंकि वो क्लियरली स्पष्ट लिखते हैं अपनी किताब में कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र एक है और एक जो हिंदू राष्ट्र नहीं है, जो लोग बाकी है जिनकी पुण्य भूमि, इस जो टेरिटोरियल आइडिया ऑफ भारत जो है यहाँ नहीं है, जिनका बाहर है। तो उसका मतलब है कि मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो मक्का और वेटिकन की तरफ देखते हैं, वो लोग उस तरफ देखते हैं और वो लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो इसी कारण से जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, आरएसएस का जो स्प्रेड होता है 1930s 40s के बाद से, वो वहाँ पे होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टीशन की वायलेंस और राइटिंग देखने को मिली थी। तो यही एक कारण जो कनेक्टिंग कॉर्ड है।